जियोसेंट्रिक एस्ट्रोनॉमी। ये जियोसेंट्रिक एस्ट्रोनॉमी जो है, ये वास्तव में यहां से हमारा ज्योतिष आरंभ होता है। दरअसल क्या है, अगर हम इसे ये कहें कि ये वो हमारी लेबोरेटरी है, या ये वो अजम्पशन है जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पर पूरी एस्ट्रोलॉजी चलती है। कैसे? जो अभी अजय जी ने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर यहां से आरंभ होता है। अर्थ इज अ स्फीयर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये गोला है। अभी ये छोड़ दीजिए कि वो जो पोल्स हैं उस पर थोड़ा सा चपटा है और ईस्ट वेस्ट में थोड़ा सा फैला हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। हम इसे ग्लोब की तरह गोल गेंद मान लेते हैं। अर्थ इज अ स्फीयर। इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, कनेक्टेड थ्रू एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड मेरिडियन। अभी हमने सबसे पहले देखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको मेरिडियन कहते हैं। जो मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, रेखांश। लॉन्गिट्यूड रेखांश होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है हमारी, उसके अंदर जो ये मेरिडियन है, वो उज्जैन से जाता हुआ माना गया है। उज्जैन को सेंटर माना है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ग्रीनविच को मानती है। अभी हमने जब कुंडली शुरू में देखी तो वहां लिखा हुआ है 5.30 ईस्ट ऑफ जीएमटी। तो ये वो ग्रीनविच है, ग्रीनविच मीन टाइम है। तो वो जो ग्रीनविच है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उज्जैन को माना गया। लेकिन आज के सॉफ्टवेयर में उन चीज की एडजस्टमेंट हो गई है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम देखा जाए तो ग्रीनविच मीन टाइम से ही चलते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी चल रही है, वो ग्रीनविच मीन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब होके चलती है। तो इसलिए उसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर यह जानना है कि हमने, हमारे जो ऋषियों ने जब किया था, तो ये जो बहुत प्राचीन काल में तो उज्जैन को माना गया है। और यहाँ पे एक संदर्भ आया है तो मैं आपको बता दूं। जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उज्जैन वाले ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर महादेव क्यों कहा गया है? उसका एक कारण यही है, एक कारण, कि काल क्या है? समय है। महाकालेश्वर अर्थात उज्जैन से ही वो क्रॉस होता है हमारा 0 डिग्री मेरिडियन वैदिक। इसलिए काल जहां पर शून्य होता है वहां महाकाल है। ये पुराण यहां से रिलेट होता है। बाकी शोध का विषय है, इसके बारे में आप नेट पे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। पर ये एक कारण है कि क्यों उज्जैन में महाकालेश्वर हैं, ज्योतिर्लिंग भी हैं और वो भी महाकाल है। महाकाल के साथ कि टाइम को डिटरमिन करने वाले। अब वो हमारे रिस्ट वॉच का टाइम कह लीजिए, हमारे जीवन काल का समय कह लीजिए, वो उज्जैन से निर्धारित होता है। इसलिए महाकालेश्वर महादेव वहां पर हैं, या वहां पर हैं, उनको महाकालेश्वर कहा गया है। जैसे भी समझना चाहें समझ लीजिए। खैर, अब हम समझने की कोशिश करते हैं जियोसेंट्रिक एस्ट्रोनॉमी को। अब हमने नॉर्थ एंड साउथ को समझा है, ये तो क्लियर है। ये, अब हम अर्थ पे आ गए हैं। ये अर्थ है, उसी तरह है ये नॉर्थ और साउथ। ये मेरिडियन है, ये जो मध्य में जा रही है रेखा, इसको यह इस पॉइंट पे ये 0 डिग्री मेरिडियन है, जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है। ये, और ये 15-15 डिग्री करते 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 ये इस साइड पे 180 डिग्रीज,
और इसी तरह ईस्ट साइड पे भी 180 डिग्रीज जाती है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर है, स्फेरिकल है, राउंड है, तो कोई भी राउंड स्ट्रक्चर है तो उस पर 360 डिग्रीज होंगे ही होंगे। तो 180 डिग्रीज तक इधर और 180 डिग्रीज तक इधर नापा जा सकता है, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल, या ये कहिए कि साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक जो कनेक्ट हो रही हैं लाइंस थ्रू आउट द ग्लोब, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, बिकॉज दीज आर लॉन्ग। लंबाई है, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड है ये। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एक पोल से दूसरे पोल तक कनेक्ट करती हैं ये लाइंस। ये 180 डिग्रीज वेस्ट में और 180 डिग्रीज ईस्ट में जाती है। ये ईस्ट वाली साइड है, ये वेस्ट वाली साइड है। ये मैंने समझाने के लिए ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे किया है, हालांकि ये 15 डिग्रीज पे होती हैं अगर आप ग्लोब में देखेंगे, पर मेरे ख्याल में इससे पर्याप्त रूप से समझ में आ जा रहा है। 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्रीज लाइंस लगी हैं ये। अब हम इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी मान सकते हैं कि यहां पे है ग्रीनविच, कहीं पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ग्रीनविच है। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड क्या है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पोल्स there is another imaginary line running across the largest circumference of the earth at its center. It is called equator, भूमध्य रेखा। ये तो हमें सबको पता है कि वो एकदम केंद्र में है, सेंटर में है, और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन तक चलती है वो। टेरेस्ट्रियल इक्वेटर इज कंसीडर्ड एज 0 डिग्री लेटीट्यूड। जिस तरह लॉन्गिट्यूड एकदम सेंटर में था, उसको 0 डिग्री माना गया है, उसी प्रकार जो लेटीट्यूड है, जो कि सेंटर में है ईस्ट से वेस्ट तक, उसको भी 0 डिग्री माना गया है। और उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और वो ऊपर 90 डिग्री तक है। Thus, latitude begins from 0 degree or at equator and goes up to 90 degrees towards each pole, resulting in total 180 degrees on the entire globe. अब ये देखिए, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है ईस्ट से वेस्ट तक, ये हमारी भूमध्य रेखा है। जो वेस्ट ईस्ट लिखा है, ये भूमध्य रेखा है। इसके पैरेलल मैंने दोनों साइड की है, ये कई सारी हो सकती हैं, मतलब हर डिग्री पे एक लाइन हो सकती है, तो ये अप टू 90 डिग्री जाती है, 90 डिग्री टुवर्ड्स साउथ और 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जो मैंने काल पुरुष कुंडली खोली थी, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? 76 ईस्ट, हम ये मिनट्स को नहीं लेते, 76 ईस्ट, 29 नॉर्थ। दिखाई दे रहा है ना ये चार्ट? चार्ट दिखाई दे रहा है? जी जी हाँ, चार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जो ये इसकी प्लेस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मैं कह रहा था कोऑर्डिनेट्स हैं, 76 ईस्ट, 29 नॉर्थ, इतना याद रखिए। तो 76 ईस्ट, ईस्ट किधर है ये, और नॉर्थ ये 29 नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड में 29 डिग्रीज और ईस्ट में 76, समवेयर हियर आई एम सिटिंग इन दी अर्थ। अभी और आगे क्लियर समझ में आएगा। ये 60 डिग्री ईस्ट है, ये 120, ये, और 76 क्या था हमारा? ईस्ट, और 29 नॉर्थ। तो 76
ईस्ट और 29th ये नॉर्थ। इसका कोऑर्डिनेट अगर बनाएंगे तो कुछ यहां पे आएगा, और यहीं पे भारत है। अगर हम ग्लोब में देखें, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर इंडिया का अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है भारत। इक्वेटर पे तो यहाँ पे अफ्रीकन रीजन आ जाता है पूरा, और इसलिए वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हम थोड़ा सा ऊपर हैं, इसलिए थोड़ी कम गर्मी है, और साउथ में फिर गर्मी ज्यादा है, नॉर्थ में रिलेटिवली कम है, ऐसा भी है। तो लगभग यहाँ पे भारत है। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 76 ईस्ट और 29 नॉर्थ, वो ये पोजीशन बताता है अर्थ में आप कहां पर हैं, कहां पे आपका जन्म हुआ है, या कहां पे वो इवेंट हो रहा है। मान लीजिए कोई कनाडा में पैदा हो रहा है, तो वो यहां पे कहीं पे है कनाडा, मान लीजिए। कम से कम यूरोप तो इधर ही है। तो यूरोप किधर चला गया? ये वेस्ट चला गया, वेस्ट और नॉर्थ चला गया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अगर चले गए तो ये वेस्ट और साउथ हो गया, साउथ वेस्ट में आ जाएगा अफ्रीका, इसीलिए वो साउथ अफ्रीका है। तो ये जो डिग्रीज हैं, ये हमारी लोकेशन, हमारे बर्थ की लोकेशन, हमारे इवेंट की लोकेशन उस अर्थ पे कहां पर है वो बताती है। अब देखिए, जोडियक में के बीच में अर्थ, अब ये अर्थ को मैंने दिखाने की कोशिश की है जोडियक में। वो जो बैंड इनिशियली सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर मैं दिखा रहा था, ये वही बैंड जोडियक, और ये अर्थ है। तो उसको मैंने सीधा किया तो अर्थ टेढ़ी दिखाई देगी। अगर उस बैंड को मैं सीधा दिखाने की कोशिश करूंगा तो अर्थ थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो अब ये वापस हम आ गए उस सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर, जहां पे ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये एक्लिप्टिक है, ये सेलेस्टियल इक्वेटर है, ये दोनों पोल्स हो गए, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, और ये इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना जरूरी नहीं है। तो ये हमारे अर्थ की पोजीशन है इस सेलेस्टियल स्फीयर में। क्या यहां तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ये क्लियर है। ठीक है। तो ये है अभी पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। अब आगे हम दूसरे भाग में जाते हैं, जहां पे हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं वो समझ में आएगा। थोड़ा एकेडमिक है, बोरिंग लग सकता है, पर जरूरी है। नहीं, बोरिंग तो नहीं है सर, खैर। इंटरेस्टिंग है। तो जिसका ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा उसको बोरिंग हो ही नहीं सकता। चलिए, ये तो हम कर चुके हैं काम। इसको क्या है? सोलर सिस्टम, सन एंड दी प्लैनेट्स। अब धीरे धीरे आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है सभी ने स्कूल लेवल पे कि ये सूर्य है, सूर्य के निकटतम बुध है,
फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण, कुबेर। अभी तो प्लूटो को तो निकाल दिया गया है नवग्रह वो जो सोलर सिस्टम है उससे, क्योंकि इसकी जो मोशन का जो पैटर्न था वो बहुत डेफिनेट नहीं पाया है। जो प्लेनेट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके हिसाब से प्लूटो का बिहेवियर नहीं था। तो अभी मेरे ख्याल में 2009 में 9 में या हाँ शायद 9 में या कुछ ऐसे ही, मतलब पिछले दशक के अंदर ही प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है। पर फिर भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो पाश्चात्य ज्योतिष है उसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में इसका प्रयोग अब कुछ करने लगे हैं, पर मूलतः इसका कोई विशेष प्रयोग नहीं मिलेगा। खासकर हमारे क्लासिक्स में नहीं मिलता है इतना जितना कि अब वेस्ट इसको यूज करता है, और उसके आधार पर वो अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम नहीं करते जो वेदांग या वैदिक ज्योतिष से कर रहे हैं। ये बाहरी प्लेनेट माने जाते हैं, आउटर प्लेनेट माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत अधिक दूर है। तो ये चीज तो सबको क्लियर है कि सोलर सिस्टम में कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लैनेट्स हैं। अब 8 ही प्लैनेट्स रह गई हैं, प्लूटो को हटा दिया गया है। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वी कैन नॉट एक्सक्लूड प्लूटो। केवल उनको उस रेफरेंस को समझने के लिए भविष्य में आप कहीं अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहेंगे तो वहां पे प्लूटो का जिक्र आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने इसको भी यहां पे भी रखा ही हुआ है। पर साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंस की कम्युनिटी सोलर सिस्टम जो पढ़ाएगी उसमें प्लूटो नहीं होगा। तो ये भी कभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि ऐसा क्यों है कि प्लूटो पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन या हमने बहुत पहले पढ़ा था अब क्यों नहीं है। उसका कारण यह है कि अब उसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सक्लूड कर दिया है वहां से, प्लैनेट्स की डेफिनेशन की वजह से। ये एक इमेजिनरी ट्रैक बताने की कोशिश की है कि हर एक का अपना एक ऑर्बिट है जिसमें वो घूमते रहते हैं। सूर्य से अलग अलग जो ग्रह हैं उनकी दूरी मिलियन किलोमीटर्स। इसको देखिए, मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर्स है, वीनस नियरली डबल 108, अर्थ मरकरी से 2.5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, मून। अब मून यहां पे कैसे आ गया? मून को प्लेनेट माना गया है लेकिन ज्योतिष में माना गया है। अदरवाइज जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है, उपग्रह है। एस्ट्रोनॉमिकली, खगोल विज्ञान की दृष्टि से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, और क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है इसलिए लगभग समान दूरी मानी गई है। आप 150 भी मान सकते हैं, 151 भी मान सकते हैं, 149 भी मान सकते हैं। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर्स, जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर्स, सैटर्न 1427 मिलियन किलोमीटर्स, और यूरेनस देखिए सैटर्न से भी दुगनी दूरी। ये 14 तो ये 2871 मिलियन किलोमीटर दूर, और ये लगभग शनि से 3 गुना दूर नेपच्यून, और प्लूटो लगभग 6000 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य से। तो आप अंदाजा लगा लीजिए दूरी का इस ग्राफ बार्स से। क्लोजेस्ट मरकरी है,
और इसीलिए कुंडली में आपको मरकरी मोर और लेस सूर्य के साथ या अधिक से अधिक सूर्य से अगली राशि में दिखाई देगा या पिछली राशि में दिखाई देगा। यही हाल वीनस का भी है, लेकिन वीनस फिर भी थोड़ा सा अधिक दूरी तय कर लेता है। अब इनका आकार समझिए। सबसे छोटा है प्लूटो, जो सबसे दूर है उसका आकार सबसे छोटा है। उसके बाद आता है चंद्रमा का, चंद्रमा के बाद आता है मरकरी। मतलब मरकरी प्लूटो से दुगने से भी बड़ा है रेडियस। और मार्स अर्थात मंगल प्लूटो से लगभग 3 गुना बड़ा है, 3 गुना है। अर्थ वीनस से 378 किलोमीटर बड़ी। नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। तो अब आप देखिए कि जुपिटर सबसे बड़ा है और उसके बाद सैटर्न। नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर नहीं करते हैं, पर आकार में अब ये देख लीजिए जुपिटर बड़ा है, इसीलिए इनको गुरु कहा जाता है। गुरु का एक अर्थ होता है आकार में बड़ा होना। इसीलिए जिसका ज्ञान ज्यादा हो उसको गुरु माना जाता है, जिसमें शक्ति ज्यादा हो, पहलवान हो, उसको पहलवानी का गुरु माना जाता है। गुरु का अर्थ है बड़ा, और ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रेडियस देखिए, लगभग मतलब 71,500 के करीब किलोमीटर इसका रेडियस है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का समय किसका है सर्वाधिक? प्लूटो। 248 वर्ष में एक चक्कर लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा 248 वर्ष में पूरी होती है। नेपच्यून की 165 वर्ष में, यूरेनस की 84 वर्ष में, शनि की लगभग 30 वर्ष में। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो सैटर्न की साइकिल है वो 30 इयर्स की है। जुपिटर लगभग 12 वर्ष। तो बृहस्पति की जो साइकिल है, बृहस्पति का चक्र ज्योतिष में माना जाता है 12 वर्ष का, शनि का 30 वर्ष का, बृहस्पति का 12 वर्ष का। मार्स लगभग 2 वर्ष लेता है। पृथ्वी 1 वर्ष, 365.25 दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जो कि 1 वर्ष होता है, एक सोलर ईयर, सौर वर्ष। तो 1 वर्ष पृथ्वी लेती है, मंगल लगभग 2 वर्ष लेता है, बृहस्पति 12 वर्ष लेता है, और शुक्र में अगर हम आए तो शुक्र लगभग 0.6 वर्ष, अर्थात लगभग 7 महीने, और मरकरी लगभग 2 महीने में एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य का। इसीलिए क्योंकि इसका रेडियस कम है और इसकी स्पीड का भी कारण है। मैंने स्पीड वाला कंपैरेटिव नहीं बनाया है, जिसकी वजह से ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट अराउंड द सन है। मरकरी सबसे तेज और शनि सबसे धीमे चलता है हमारे ग्रहों के हिसाब से।
अन्यथा अगर हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी जोड़ें तो प्लूटो 248 वर्ष लेता है। अब थोड़ा सा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके आपस के खेल को भी समझ लें। हम ये तो जानते हैं कि जो दिन होता है वो सूर्योदय से होता है, तो अर्थात पृथ्वी की दैनिक गति, डेली मोशन ऑफ द अर्थ, डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ और सन, इनकी इंटरेक्शन दिन और रात पैदा करते हैं। ये बहुत क्लियर है। और क्योंकि जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ का उपग्रह है, और उपग्रह होने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो ये कभी सूर्य के एकदम सामने आ जाता है, कभी सूर्य के एकदम दूर चला जाता है, और यही जो दिन है, डेट है, वो तय करता है। तो यहां पर हम देखेंगे पूर्णिमा, फुल मून, ये चंद्रमा है जो सूर्य के एकदम सामने है। जब चंद्रमा सूर्य के एकदम सामने होगा तब क्या होगा, वह पूरा चमकेगा। और जब पूर्णिमा होती है तो आप ये देखें कि रात को भी बहुत साफ साफ दिखाई देता है। इतनी तेज चमक होती है चंद्रमा में कि उसकी जो प्रकाश होता है, उसका जो प्रकाश होता है, जो कि सूर्य का परावर्तित रिफ्लेक्टेड है लाइट है, वो पृथ्वी पर पड़ती है और वो बहुत उजाला रखती है। यह है पूर्णिमा। और पूर्णिमा वाले दिन ही सामान्यतः हम महीने का अंत मानते हैं, पूर्ण हो गया पूर्णिमा। हालांकि भारत में दोनों परंपराएं चलती हैं, कुछ पूर्णिमा से महीने का अंत मानते हैं और कुछ अमावस्या से, लेकिन हम सामान्यतः पूर्णिमा से मानते हैं, क्योंकि पूर्णिमा पे वो महीना समाप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण कला पे आ जाता है। उसके बाद वह सूर्य से दूर होना आरंभ होता है। यह पूर्णिमा के बाद सूर्य, चंद्रमा जब सूर्य से धीरे धीरे दूर हो रहा है, यह कृष्ण पक्ष है, अंधेरा, अंधकार वाला जो पक्ष होता है। तुरंत अंधकार नहीं हो जाता है पूर्णिमा के बाद, वो जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे चंद्रमा की जो चमक है वो शिथिल होती जाती है, कम होती जाती है। ये जो है जहां पे ये दराती सी बन गई है, सिकल शेप्ड जो है ये, इसको जो अंधेरा आ गया है, इसको इस मून को गिब्बस मून बोलते हैं। और लगभग सप्तमी और अष्टमी के बीच में जो चंद्रमा होता है वो आधा दिखाई देता है, तो वो हाफ मून हुआ। फिर जब जो उजाला पक्ष है वो क्रेसेंट शेप्ड हो जाता है, दांती के आकार का हो जाता है, कटार के आकार का हो जाता है, तो उसको क्रेसेंट मून कहते हैं। और फिर जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी से एकदम ओझल हो जाता है तब वो अमावस्या कहलाती है, न्यू मून। तो यह पूर्णिमा है, यह अमावस्या है। ये लगभग 15 दिन का सफर है, लगभग। एक लेमैन वो बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो ये लगभग 27 दिन का ही है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से अगर 30 महीने का हम दिन माने तो ये 15 दिन का डिस्टेंस है। अब जब अमावस्या हो गई, अमावस्या के बाद फिर, क्योंकि वो निरंतर घूमता रहता है चंद्रमा, तो फिर ये सूर्य की तरफ बढ़ना शुरू हो गया।
तो ये क्रेसेंट मून है। लेकिन यहां देखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो साइड सूर्य की तरफ आनी शुरू हो गई वो चमकती जाती है। इसको वैक्सिंग मून या शुक्ल पक्ष कहते हैं। हाफ मून हो गया सप्तमी और अष्टमी के आसपास, गिब्बस मून, और फिर ये फुल मून। तो फुल मून टू फुल मून एक मंथ हुआ, फुल मून टू अमावस्या 15 दिन यानी कि आधा महीना हुआ, और अमावस्या से पूर्णिमा तक, फुल मून तक, फिर आधा महीना हुआ। जैसे तो अब जैसे मैं आपको बता रहा था, चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होता जाएगा उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि तिथि क्या है, अर्थात तिथि उसी आधार पर तय होती है। आज क्या बताया है, आज की जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी तो उसमें बताया है प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब पहला दिन। तो ये शुक्ल प्रतिपदा अमावस्या से आगे की तरफ चल पड़ा है, ये शुक्ल पक्ष है। कल अमावस्या थी तो अमावस्या से चंद्रमा आगे की तरफ बढ़ा है, यानी कि अब धीरे धीरे अगर आप अगले 15 दिन नोटिस करेंगे तो चंद्रमा इस तरह होना चाहिए, क्रेसेंट मून, फिर हाफ मून और गिबस मून, और फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा। तो ये 1 तारीख, अगर ये 7 तारीख है तो ये लगभग 3 या 4 तारीख हो जाएगा, यानी तृतीया या चतुर्थी। ये पंचमी षष्ठी का इस स्थान पे अगर चंद्रमा होगा तो पंचमी या षष्ठी होगी, ये सप्तमी अष्टमी होगी। नवमी दशमी जब चंद्रमा लगभग यहां होगा, ये एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और ये फिर पूर्णिमा। फिर कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, फिर अमावस्या। तो ये तय करता है दिन को, तिथि को, दिन को नहीं तिथि को तय करता है, और यही ज्योतिष में हमें आवश्यक होता है। ठीक है, यहां तक सब स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर।